जी हाँ मित्रों, आज है 15 अक्टूबर, लेकिन न्यूज़पेपर हम देखेंगे 13 अक्टूबर गुरुवार का। उसका कारण ये मेरा बैकलॉग चल रहा है, कुछ इधर उधर के कामों में मैं फंस गया हूँ। लेकिन मैंने तय किया कि जो भी बाकी है वो पूरा करके ही छोड़ूंगा। हाँ, तो 13 तारीख की इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद एडिशन में क्या था। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी जो नवंबर दिसंबर 2016 में हुई थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआईएल चल रही है, जहाँ पर चिदम्बरम भी वकील के रूप में दलील दे रहे हैं। तो डिमोनेटाइजेशन के एंटी आर्गूमेंट जो उस वक्त भी चल रहे थे कि बिना सब प्रोसीजर फॉलो किए जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। एटीएम की लाइन में खड़े लोग बहुत सारे हार्ट अटैक में मर गए। ब्लैक मनी तो कुछ रिकवर हुआ नहीं, 99% ऑफ द बैन नोट तो वापस आ गए। लेकिन उसके चलते फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत सारे जॉब्स चले गए वगैरह वगैरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये सोचना है कि जो लक्ष्मण रेखा होती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, तो ये जो नोटबंदी का डिसीजन था वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और वो सरकार को ठीक लगा, उचित लगा, तो उन्होंने किया। इसमें अब और ज़्यादा लीगल डिस्कशन की ज़रूरत है कि नहीं है, या फिर कि अब ये सिर्फ एक एकेडमिक इशू है कि वो रिसर्चर उसको जो लिखना है वो लिखे, अच्छा बुरा क्या फ़ायदा हुए। इस पर अब कोई किसी को सज़ा करनी है, कुछ नया फैसला सुनाना है, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन चिदम्बरम का कोर्ट में ये दलील है कि नहीं, इस पर आप कुछ जजमेंट दीजिए, कुछ गाइडलाइन बनाइए, ताकि भविष्य में वापस भी हो सकता है कि ये लोग वापस से कोई नोटबंदी कर दे और वापस से लोगों को इतनी परेशानी हो। खैर, तो अभी उसका जब फाइनल जजमेंट आएगा तो हम देखेंगे। बैंकों की और नोटबंदी की बात चल रही है, तो बैंक से अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, शिक्षा ऋण, तो अप टू 7.50 7.5 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं तो कुछ भी गिरवे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार उस पर क्रेडिट गारंटी देती है। तो इतना 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लिया, वापस नहीं किया, तो जो बैंक का नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी, ऐसी क्रेडिट गारंटी होती है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आजकल सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, किताबें भी महंगी हो रही हैं, हॉस्टल से लेके हर चीज़ महंगी हो रही है। तो क्यों ना इस लिमिट को 7.50 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया जाए कि 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन अगर आप लेंगे तो उस पर क्रेडिट गारंटी सरकार की होगी। तो ऐसा एक प्रपोजल चल रहा है। फिर महंगाई वापस से 7% से ऊपर ही चल रही है, आरबीआई को 2 to 6% में कंट्रोल में रखना है, तो तकलीफ। खैर, वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री मैंने आपको बताया। जनवरी फरवरी 2023 में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज 2। जम्मू में जो लोग 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो उन सबको सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस का सर्टिफिकेट बना करके आप यहाँ के निवासी हैं ऐसा बना के दे दो, ऐसा जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार वगैरह कर रहे हैं। तो लोकल पॉलिटिकल पार्टी का विरोध है कि ऐसा करेंगे तो बाहर वाले जितने इधर मजदूर वगैरह आए हैं वो सब उसका सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, उसके नाम पर वो लोग वोटिंग दे पाएंगे, वो ज़मीन खरीदेंगे, तो हमारे जो लोकल लोग हैं उनके हितों की रक्षा नहीं होगी। उसके बाद पेज 2, 3, 4, 5, 6 पर कुछ नहीं, 7 पर भी एडवर्टाइजमेंट, 8 पर भी। वो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे था, उस पर सब चल रहा है। और ऐसे ही सब एडवर्टाइजमेंट बढ़ते बढ़ते पेज 10 पर हम आते हैं। एक तो कोटेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जस्टिस इज़ अनदर नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। न्याय खुद में ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का एक दूसरा नाम है। हाँ, तो ये अपने मेंस पेपर 2 इन जनरल स्टडीज़, मेंस पेपर 4 एथिक्स इन जनरल स्टडीज़ या निबंध, तो उसमें जहाँ पर भी ज़रूरत हो कोट कर सकते हैं। फिर पेज 10 पे जो कॉलम है कुछ खास काम के नहीं। पेज 11 पर जो कॉलम है, एक तो इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय, अब उसका ये कहना है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमें बड़े बड़े स्टेट और बड़े बड़े सिटी में मिलती है, तो अंडमान निकोबार में एक कर्फ्यू आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं। एक पोलो मिलो आइलैंड है अंडमान निकोबार में, जिसमें 20 लोग ही रहते हैं। तो वहाँ पर स्वाभाविक है ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज और फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन उनको भी सब चीज़ें मिले, उसके वास्ते फाइनेंस कमीशन ने कुछ ग्रांट्स अलॉट करने चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन ये जितनी लंबी चौड़ी और जटिल आर्ग्यूमेंट वो बना रहा है, वो हम मेंस में लिखने की अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो और उसमें दिमाग लगा सकते हैं, अदरवाइज फॉर जनरल स्टडीज आई एम नॉट फाइंडिंग दिस वेरी बेनिफिशियल। फिर पेज 11 पर ही एक और कॉलम है स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में, जो थोड़ा काम का है। फॉर जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 1 ऑल्सो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज पॉपुलेशन इश्यूज़, और मेंस पेपर 4 भी है, उसमें एथिक्स और जुवेनाइल एजुकेशन वगैरह में। तो चीज़ ऐसी है कि कपिल देव कोई कॉलेज के
प्रोग्राम में गए थे और मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। अब उनको किसी ने पूछा कि ये जो आईपीएल के अंदर नए खिलाड़ी खेलते हैं तो वो कहते हैं हमको बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो आप क्या कहना चाहेंगे। तो कपिल देव ने जो सब बोला कि जिस पर वोक जनता थोड़ी नाराज़ हो गई है ट्विटर पर। अब उसका ये कहना है कि पहला, अगर आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो मत खेलो क्रिकेट। मैं तो अपने ज़माने में क्रिकेट खेलता था तो मुझे तो ऐसा कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होता था। ये प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये तो सब अमेरिका के कंसेप्ट हैं, हम भारत में इसकी कोई है नहीं। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं उसमें जोश में आके कि आप सब बच्चे जो एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ते हैं, आपको तो आपके टीचर मार भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे सब सख्त नियम हो गए हैं अब। मेरे ज़माने में तो टीचर मारते पहले थे, सवाल बाद में पूछते थे, तो फिर भी हम तो हैं, तरक्की कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ये जो सब क्लिप सोशल मीडिया में चली तो सब वोक जनता, बाबू सोना जनता वो नाराज़ हो गई है, उसको ट्रोल कर रही है। तो अब उसके बारे में ये कॉलम, तो सोचने लिखने के, विचार करने के मुद्दे यहाँ पर क्या है। ये जो पुरानी पीढ़ी के लोग होते हैं 40, 50, 60 एज वाले, वो हमेशा ये स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन क्या है, जाके काम करो ना, हम तो काम करते थे वगैरह, उस टाइप की जो बात करते थे। सो पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट इज़ दिस, उनके ज़माने में इतना स्ट्रेस नहीं था। जब तक कपिल देव खेलते थे क्रिकेट तो होगा साल में 2 या 3 मैच रहते होंगे। अभी तो कोई वैकेशन या ऑफ सीज़न होती ही नहीं क्रिकेट के अंदर, हर हफ्ते नया नया मैच चलते रहता है। और उसमें भी जो खिलाड़ी है ईजिली रिप्लेसेबल है आईपीएल टीम वगैरह के अंदर, और उस पर कंटिन्यूसली सोशल मीडिया में जो ट्रोल्स हैं उसका प्रेशर बना रहता है, परफॉर्म या पेरिश। सिमिलरली जो स्कूल के बच्चे हैं, ये बात सही है कि उसको टीचर अब मार नहीं सकते, लेकिन प्रेशर तो कम नहीं हुआ है। इतना सारा होमवर्क करो, ऊपर से क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है तो हर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 99 परसेंटाइल का बोझ है। सीधा सीधा तो मतलब बोर्ड एग्जाम से तो अब आजकल लगता है मुझे कि कोई कॉलेज में एडमिशन मिलता ही नहीं। ये एंट्रेंस दे एग्ज़ाम दो, फला एग्ज़ाम दो, होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस अलग, आपको वो क्लैट एलएलबी वगैरह करना उसका अलग, नीट आईआईटी का अलग, फार्मेसी का अलग वगैरह वगैरह। सो यस, द स्ट्रेस इश्यूज फेस्ड बाय द यंगर जनरेशन इज़ मच मोर कंपेयर टू कपिल देव के ज़माने में क्या होगा। लेकिन इस तरह से मतलब उनको डाउन प्ले करना कि ये तो मतलब काम करो चुपचाप, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जिसको असल में बहुत स्ट्रेस है वो भी थोड़ा कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को मिलने की ज़रूरत है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं किसी सरकारी वो जो अभी टेलीमानस नाम की हेल्पलाइन खुली है उस पर कॉल करूँ, काउंसलिंग लूँ, वो सब लोग नहीं लेते या ले पाते, एंड देन इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड्स। हाँ, तो ये सब सोचने के मुद्दे फॉर मेंस पेपर 1 पॉपुलेशन इश्यूज, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज, और दूसरा एथिक्स के लिए। आप कहें अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडी में ये क्या है। मित्रों, अर्बनाइजेशन के नाम पर भी अगर आप क्वेश्चन देखें प्रीवियस यूपीएससी मेंस में तो वो सब ऐसा, ये बेंगलुरु और हैदराबाद जो आईटी सिटी डेवलप हुए लेकिन उसके सोशो इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो ये सोशल प्रॉब्लम भी है, इतने सारे लोग रहते हैं, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं करता बिल्डिंग फ्लैट में, और फिर ये पूरा स्ट्रेस वगैरह चलते रहता है एंड पीपल कमिट सुसाइड्स वगैरह। पेज 12 पॉलिटी, उसमें वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और अयोध्या वर्डिक वगैरह चल रहा है, पर कुछ फाइनल आए तब देखेंगे इसमें, और अभी दिमाग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद दिखता नहीं। फिर कुछ है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, एक से अधिक राज्यों में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हो, उसके जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सपोज कोई डेयरी है तो उसमें उसका कौन ऑफिस बियरर, ट्रस्टी, चेयरमैन होगा, ऐसे जो इलेक्शन होते हैं उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, उनके जो भी वो अकाउंट्स सबमिट करते हैं उसमें रेगुलरिटी हो वगैरह के बारे में बिल आने वाला है। लेकिन अभी इसमें हम दिमाग नहीं खर्च करेंगे, सिंपली बिकॉज ये वाला बिल अभी जो शीत सत्र, विंटर सेशन होगा उसमें वो डालेंगे, पास होगा, तब तक हो सकता है वो अगला साल भी आ जाए। तो अपनी एग्ज़ाम तो कल सुबह नहीं है, मई महीने में, तब तक फाइनल हो जाएगा। तो ये जो भी करंट अफेयर्स का अपना जो मैगजीन चल रहा है उसमें देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज 13, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस। वो मैंने आपको पिछले वीडियो ऑडियो नोट में बताया था कि कैसे वो खालिस्तान के वो जो एक है गुरपवंत सिंह, उसके खिलाफ जारी किया, लेकिन इंटरपोल ने रिजेक्ट किया कि सफिशेंट एविडेंस भारत सरकार ने जमा नहीं किया। तो उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिंपली बिकॉज ये जो अपना अनएकेडमी का आर्टिकुलेट मैगजीन बन रहा है उसके अंदर इसकी वो समरी बना ही रहा है कि रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, भारत मेंबर है नहीं है, वो सब दे दिया, तो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। दूसरी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, उसको पहले लगता था कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी 7% से ज़्यादा होना चाहिए, अभी बोला 6% के आसपास है, जो भी, तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसने जो नंबर दिए होंगे वो लिख देंगे। नासा का डार्ट मिशन भी हमने देख लिया, सुसाइड बॉम्बर टाइप का था, वो भी ख़त्म। फिर एक है रेमिशन ऑफ डायबिटीज़। अब वो ऐसा कहता है कि जिसको डायबिटीज़ है उसको लिक्विड मिल पे रखो और 12 हफ्ते बाद उसका सब ठीक हो जाए, ये पर इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जोरदार नहीं लगता। काम की चीज़ जो थोड़ी बहुत है वो लैंग्वेज पैनल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट
1963 उसमें एक कमिटी बनाई जाती है, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बॉस होम मिनिस्टर अमित शाह खुद हैं। उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट किया है। इसके अंदर जो सजेशन दिए गए हैं उसके चलते थोड़ा बवाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये कहा गया कि कैटेगरी ए स्टेट्स, कैटेगरी ए स्टेट मतलब ये जो नॉर्दर्न हिंदी बेल्ट वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ जो भी आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर हिंदी भाषा में सब सिखाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड भी हिंदी। तो साउथ के विद्यार्थी और पॉलिटिशियन नाराज़ है कि भाई हमारा भी एडमिशन हो सकता है वहाँ की कोई आईआईटी, आईआईएम में, तो क्यों ज़बरदस्ती हम पर हिंदी थोपा जाए। फिर दूसरा कि मिनिस्ट्रीज़ के खुद के कम्युनिकेशन के अंदर भी हिंदी का और ज़्यादा यूज़ किया जाए वगैरह वगैरह। फिर आगे उसकी सब टाइमलाइन क्रोनोलॉजी दी है कि कैसे शुरू में ऐसी बात थी आज़ादी के बाद कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पहले 15 साल के लिए रहेगी, लेकिन फिर दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन हुए तो हमने इंग्लिश को ऐसा डिसकंटिन्यू नहीं किया, वो कंटिन्यूड ही है वगैरह वगैरह। लंबी वो मेरे ख्याल से वो तो लक्ष्मीकांत वगैरह में भी आपने ये पढ़ ही लिया होगा, नहीं तो अभी ये मंथली मैगजीन में आ भी जाएगा तो देख लेना। पेज 14 इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन वही सब नई पुरानी बातें। अब जैसे कि साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन सेल्स, मानव मस्तिष्क के कोश, वो एक चूहे रैट के अंदर प्लांट किए और कुछ उसका वो स्टडी कर रहे हैं जिसकी मदद से ऑटिज़म, स्क्रिजोफेनिया वगैरह का रिसर्च हो पाए। लेकिन ये ऐसा, इसको कोई नोबेल मिलने दो, कोई बड़ा सा हेडलाइन इस पर ग्रैब करने दो, तब दिमाग खर्च करेंगे, अभी से फ़ायदा नहीं। ऐसी तो बहुत सारी रिसर्च चलती है। पेज 15 इकोनॉमी, वैसे कुछ खास काम का नहीं। अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन, जहाँ पर उसको ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, वो भारत आई है और हम सब कोलैबोरेट करेंगे। अदानी को लाइसेंस मिला। आरबीआई ने कुछ टेक्निकल ग्रुप बनाया, वो तो टेक्निकल ग्रुप बना, उसको फाइनल कुछ आने दो तब दिमाग खर्च करेंगे। मित्रों, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते का डिस्कशन चलता है कि हमारी चीज़ों पर वो टैक्स कम करें, उनकी चीज़ों पर हम टैक्स कम करें। थोड़ा एक दो स्टेप और भी आगे बढ़ सकते हैं कि एफडीआई को रिलैक्स करें, वीज़ा को रिलैक्स करें, तो वो एफटीए न रहते हुए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट न रहते हुए सेपा या ऐसा कुछ बन जाए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। लेकिन वो सब अब हो नहीं सकता क्योंकि उनकी जो होम सेक्रेटरी है वो महिला सुवेला ब्रेवरमैन, उसका ये कहना है कि ऐसा अगर कोई एफटीए होगा तो फिर तो ये भारतीय लोगों का यूएसए, माफ़ कीजिए, ब्रिटेन में जो आते हैं उसका इमिग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ब्रिटेन के अंदर रहने वाले बाहर के लोग में भारत के लोग सबसे ज़्यादा हैं और वही ओवर स्टे भी करते हैं कि उनका वीज़ा ख़त्म हो गया तो भी वो वापस नहीं जाते और इधर ही पड़े रहते हैं। मतलब उसका टोन ऐसा था, तो इससे भारत नाराज़ है। और फिर इसका ये कहना, ये महिला का, कि देखो ब्रेग्जिट हुआ था तो ब्रेग्जिट क्यों किया था ब्रिटेन के लोगों को, वो यूरोपियन यूनियन से अलग क्यों हुए, क्योंकि उनको इसी बात की नाराज़ थी कि ये जो माइग्रेंट्स आते हैं हमारे जॉब्स छीन लेते हैं, तो हमको ये सब नहीं चाहिए। अब अगर उनकी खुद की ऐसी सोच है तो फिर उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा सब अभी क्राइसिस चल रही है। एप्पल सैमसंग को बोला गया कि वो अपने फ़ोन में 5G सॉफ्टवेयर अपडेट करे ताकि बाद में हमारी 5G टेक्नोलॉजी अच्छे से उनमें चल सके, पर वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेडी काम की नहीं। पेज 16 70 स्पोर्ट्स, लेकिन उसमें भी कुछ खास काम का नहीं। तो ये था 13 तारीख गुरुवार का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।